लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? सो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। यस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मैंने आपको पॉलिटी के थ्योरी क्लासेस में ये चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों में से जो भी मेरे थ्योरी वीडियो कोर्स का स्टूडेंट है वो इसका आंसर बहुत जल्दी खट से बताएगा। बहुत जल्दी आप आंसर बताइए क्या है इसका राइट आंसर। सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपको मैंने पहले बताया था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडीज होते हैं जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होते हैं या आर्टिकल होते हैं। संविधान किसी बॉडी के ऊपर अगर आर्टिकल एलोकेट करता है, एक आर्टिकल में उसके बारे में चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, वर्णन करता है, तो उससे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब किस आर्टिकल में सीएजी के बारे में डिटेलिंग दी गई है, तो वो आर्टिकल आपका है वो आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। जो यूनियन गवर्नमेंट वाले पार्ट हैं उसमें जो सीएजी है उसके बारे में विस्तृत रूप से इसके कार्य को लेके बहुत सारे जो एक्सप्लेनेशन है वो दी गई हैं। और कैग का काम क्या है? वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स है या पीएसयूज वगैरह हैं उसके ऑडिट करता है और ऑडिट करके जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट के पास सबमिट करता है। तो इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ही करता है और ये जो रिपोर्ट्स वगैरह है ये प्रेसिडेंट को सबमिट करता है और प्रेसिडेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कैग वो जितने भी रिपोर्ट होते हैं उसको पार्लियामेंट में टेबल करता है। ठीक है। सो क्लियर है किस आर्टिकल में कैग के बारे में प्रोविजन है, तो वो है आर्टिकल 148। आर्टिकल 148। तो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। So, as on September 2021, which of the following is not a national political party? ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर्स अगर आपको याद होंगे हमारे थियरी कोर्स के, उसमें हमने डिस्कस किया है कि कौन से वो क्राइटेरिया है जो किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाता है एंड द रेस्ट ऑफ द क्राइटेरिया विच मेक्स अ पार्टी अ स्टेट पार्टी और अ रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। रिकग्निशन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिलता है, लेकिन जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और आज जरूर वीडियो देखिएगा कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। ठीक है, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, सितंबर 2021 की अगर बात कहें कि उस समय तक, तो वो जो पार्टी है आपका, देखिए आईएनसी है, सीपीआई भी है और बीएसपी भी है एक नेशनल पार्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पार्टी है इट इज नॉट अ नेशनल पार्टी, इट इज नॉट अ नेशनल पार्टी। प्लीज रिमेंबर, कृपया याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं टीसीएस में। कहाँ से लाएंगे प्रश्न? यहीं से तो बार बार पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो आपका काम है चीज़ों को बहुत अच्छे से ढंग से देखना, ऑब्जर्व करना और कोशिश ये करना कि उसको हम बार बार उसको मेमोराइज करें। ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हमसे अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो इसमें देखिए 4 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट दी गई है। ठीक है, 4 तरह की बेरोजगारी का जो परिभाषा है ये दिया गया है। इनफैक्ट आपको वो दिया गया है और आपका जो परिभाषा है वो आपको आनी चाहिए, तभी इसका आंसर जो है आप बता पाओगे। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज सर्च एम्प्लॉयमेंट? निम्न में चारों में से कौन सा है जिसे हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं? अकर्स व्हेन वर्कर्स लूज देयर करेंट जॉब एंड आर इन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अनदर। मतलब ये वैसी परिस्थिति है जब एक वर्कर, एक कामगार अपने प्रेजेंट जॉब को छोड़ देता है या प्रेजेंट जो नौकरी है उसकी छूट जाती है और दूसरे जॉब की तलाश में रहता है। तो वो जो टाइम है जब जॉब छूटती है और जब तलाश करता है तो जॉब मिलेगी, तो उस बीच का जो समय है उसको क्या कहते हैं? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और इतना ध्यान दीजिएगा, इसको हम सर्च एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। इकोनॉमी में आपको बताना है कि इसे क्या कहते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने क्लासेस में बहुत सारे ऐसी चीज़ें की हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो कोर्स में चीज़ों को देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और उन कोर्सेस जो आपके वीडियोस लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उसको देखिए और समझिए कि इसको क्या कहते हैं। सो जब आपकी जो कोई जॉब छूटती है और आप दूसरे जॉब की तलाश में रहते हैं, इन बीच का जो समय होता है उसको हम लोग सर्च एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सर्च अनएम्प्लॉयमेंट आपने देखा, लेकिन इसके साथ साथ इसको हम लोग फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, मतलब प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी मतलब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो याद रहेगा इस क्लास के बाद, प्लीज को याद रहिएगा। ये क्वेश्चन मैं देखा हूं कि 3-4 बार आपसे प्रश्न पूछा है, खास करके ये जो फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट वाला है ये प्रश्न मैंने देखा है। ठीक है, क्लियर है?
ओके। अच्छा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉलंटियर एम्प्लॉयमेंट आप समझ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट किससे जुड़ा है? मान लो कि एक 1 एकड़ का कोई लैंड है, ठीक है, उसमें मानते हैं कि 10 लोग काम कर रहे हैं, 10% आर वर्किंग, ठीक है, 10% आर वर्किंग, और जो काम है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। लेकिन इसमें +1 और कर देते हैं, एक घर का आदमी और काम जुड़ जाता है, तो इसका कोई आउटपुट है वो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, आउटपुट इज सेम, ठीक है, जो आउटपुट निकल रहा है उसका सेम है, उस 1 एकड़ के लैंड से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम है। लेकिन एक एम्प्लॉयमेंट जुड़ गया, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट इसको मिला है उसको हम लोग कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। ये भी एक तरह की बेरोजगारी है, आउटपुट सेम है, और लेकिन जो जो मैन लेबर है वो बढ़ा, लेकिन फिर भी आउटपुट सेम है, सो इसको कहते हैं हम लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब चीज़ों को इन्वॉल्व करना, आपकी जरूरत नहीं है फिर भी आपने क्या किया, आपने एक वर्कर को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको बताना है। तो इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांजिस्टर सॉफ्टवेयर, या पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा है जो एक जो है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? यस, क्वेश्चन नंबर 4 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांजिस्टर सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है इट इज नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट अ ऐप। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही चीजें? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से चीज़ों को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। मेरे वीडियो लेक्चर्स हो या कुछ भी हो, मेरा केवल एक पर्पस होता है कि आपके लिए मैं क्वेश्चंस को डिकोड करूं, और डिकोड करूं मैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये बताऊं आपको कि पैटर्न क्या है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कल को आप मेरे लेक्चर्स देखो या ना देखो आपको, लेकिन पैटर्न अगर पता चल गया तो आपके लिए एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मेरा जो बहुत एम्फेसिस होता है वो होता है पैटर्न को डिकोड करने में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज नोन एज द ओनली फ्लोटिंग आइलैंड लेक्स? क्या कहते हैं इसको? तैरते द्वीपों की झील। ओके, वेरी गुड, तैरते द्वीपों की झील, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकटक, पुलिकेट, चिलिका और कोलेरू। यस, बताइए किसको कहते हैं तैरते द्वीपों की झील? यस, इसको कहते हैं तैरते द्वीपों की झील। तो ये जो है ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने कई बार आपके ही एग्जाम में इसको नोटिस किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो झील है उसको कहते हैं हम लोग लोकटक लेक, ठीक है। लोकटक लेक ये नॉर्थ ईस्ट में झील है मणिपुर में, और इसको हम लोग तैरते द्वीपों की झील कहते हैं। आप इसको देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको पता चलेगा, ये जो ऐसे 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 कुछ ग्रास टाइप की चीज़ हैं ये आपको बने हुए मिलेंगे इस झील में, ठीक है। ये जो द्वीप टाइप की चीज़ हैं ये आपको हैं, ये आपको मिलेंगे झील में, ठीक है। इस तरह का कुछ जो है वो आकार होता है इनका, ठीक है। तो इन्हें आइलैंड कहते हैं, इन्हें आइलैंड्स कहते हैं, और ये जो पूरा है एक तरह का ये झील होता है, और इसीलिए इसको कहते हैं तैरते द्वीपों की झील, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे पुलिकट और ये जो कोलेरू है ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में, ये है आंध्र प्रदेश में, और जो चिलिका है ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है। ये है आपका उड़ीसा में। क्लियर है? ये जो पुलिकेट लेक है ये थोड़ा सा चेन्नई के भी कुछ पार्ट को टच करता है, ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा, लेकिन जनरली ये आंध्र प्रदेश और कोलेरू जो है ये आंध्र प्रदेश में ही है दोनों, और चिल्का आपका उड़ीसा में। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है। ओके, सो इन इंडिया व्हाट इज द मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर इन सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन? सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन, भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत वार्षिक जो तापमान है वो कितना होता है, आपको बताना है। क्या कह रहा है कि भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में
उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में जो औसत वार्षिक तापमान है वो कितना है, ठीक है। तो 24 डिग्री से अधिक, 7 से 17 डिग्री, 7 से कम या 17 से 24 डिग्री सेल्सियस। यस, सो क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या होता है एवरेज टेम्परेचर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 से 24 डिग्री जी, ठीक है, 17 से 24 डिग्री। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैज रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड इन 2014। In fact, he is not the famous. He is the only sports person to receive this. So Ravi Shastri, Yogeshwar Dutt, MS Dhoni, and Sachin Tendulkar. So which among the following has received this award? भारत रत्न, the highest civilian award. ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है वो भारत रत्न है। उसके बाद जो है वो पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, उसके बाद पद्मश्री है। तो ये चार जो अवार्ड है ये सिविलियन अवार्ड है। ये चारों को क्रमवश हम ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चारों अवार्ड मिले हैं, तो उनका जो स्टार्टिंग है वो पद्मश्री से हुआ, पद्म भूषण से हुआ, पद्म विभूषण मिलता है, उसके बाद जाके भारत रत्न मिलता है। भारत रत्न सभी को नहीं मिल पाता है, तो इसका जो आंसर है वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इज द राइट आंसर। ओके ओके, तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये इट इज रिलेटेड टू रैंकिंग। तो व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिड्यूसिंग ओवरऑल इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू द कमिटमेंट रिड्यूसिंग इंडेक्स 2022 CRII? कह रहा है कि असमानता को दूर करने के मामले में, ठीक है, मतलब इसके एफर्ट के मामले में, असमानता को दूर करने के मामले में प्रतिबद्धता सूचकांक जो है क्या है, ये CRII 2022, ठीक है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स CRII 2022 के अनुसार समग्र असमानता को कम करने में भारत का रैंक जो है वो क्या है? भारत का जो रैंक है वो क्या है आपको बताना है। सो 118, 123, 129 या 132, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भारत को जो रैंक है इनइक्वालिटी को कम करने में, मतलब इंडिया का जो एफर्ट है, जो मेहनत इंडिया कर रहा है इनइक्वालिटी को कम करने में, उसमें ये इसकी जो रैंकिंग है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 123। 123 is the rank of India in the process to put effort to reduce the overall inequality, ठीक है, to reduce the overall inequality। इसमें जो एफर्ट है उसमें रैंकिंग होती है कि कौन सा देश कितना कोशिश कर रहा है, उसके एफर्ट के अनुसार इसकी रैंकिंग होती है, और इंडिया की रैंकिंग जो है वो क्या है? 123। नॉट सो गुड, बहुत पुअर रैंक है। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक मास है, सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है कितना है, ये आपको बताना है। सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है आपने पढ़ा होगा अपने साइंस के बुक में, साइंस के क्लासेस में भी आपको ये सब चीज़ें कराई गई हैं। आई होप यू रिमेंबर द एग्जैक्ट फैक्ट, किसको क्या कहते हैं बताइए। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? यस, इट इज़ वेरी सिंपल, यू नो 23 जो है इसका क्या है? द्रव्यमान होता है सोडियम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which union territories of India lies in the Bay of Bengal? ओके, वेरी गुड, मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर इंडिया का नीचे वाला पार्ट देखें, ठीक है, तो इधर पे क्या है? अरेबियन सी है, और इधर पे है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इधर है बे ऑफ बंगाल। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा है जो इधर लाइज करता है, ठीक है, जो इस एरिया में इस एरिया में लाइज करता है, ठीक है। तो एक आइलैंड है, एक आपको पता है यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, आइलैंड का वो इस तरफ है, तो ऑन द ईस्टर्न साइड मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ है। तो आपको बताना है इनमें से क्या आंसर हो जाएगा। दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप आइलैंड। यस, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो यहाँ है, ठीक है। चंडीगढ़ आपको पता है इट इज़ हेयर, एंड दादरा एंड नगर हवेली इज अराउंड हेयर। सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। द राइट आंसर विल बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आ रही होंगी। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो भारत के पूर्वी तरफ आपको दिखेगा, ठीक है, या पूर्वी तरफ हम इसे देख सकते हैं। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की, देखिए शॉर्टकट वाले क्वेश्चन जो हैं आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, और इसको अच्छे से आप लोग याद करके एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन भी आपका गलती होता है तो आपका जो नेम है
वो जो PDF है वहाँ से बाहर हो सकता है। इस फैक्टर को हमेशा कंसिडर कीजिएगा, तभी जाके आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। यस, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? क्या डिस्प्ले करता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड 365? ठीक है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? यस, Ctrl+D। ठीक है, Ctrl+D इज द राइट आंसर, Ctrl+D। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या पूछा जा रहा है। सो वस होरदास, ओके, VSHORADS एक तरह का मिसाइल है, वाज सक्सेसफुली टेस्टेड इन सितंबर 2022। एक तरह का मिसाइल है जिसका क्या किया गया, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ठीक है, आपको बताना है कि इसका परीक्षण जो है किसने किया था। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक तरह का मिसाइल है ये, ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक तरह का मिसाइल है, तो इसका जो आंसर है कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे ढंग से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसाइल का परीक्षण करना इतना आसान काम नहीं होता है, तो उसके लिए एक्सपर्टीज लगती है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऐसी बॉडी जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे वही इस मिसाइल का परीक्षण कर पाएंगे, वही इस पर रिसर्च कर पाएंगे। सो देखते हैं, एक एक करके एलिमिनेट करते हैं, नीचे से करते हैं। फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया, देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये मिसाइल का परीक्षण करेगा, ये तो एकदम आउट ऑफ बॉक्स स्टेटमेंट है, तो इसको तो हम लोग काट देते हैं। दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यस HAL कर सकता है। अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ये भी नहीं करेगा, ये एक जियोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन है, ये साइंस रिलेटेड नहीं है। तो उसका क्या है, DRDO। तो DRDO है इज द मोस्ट प्रोमिसिंग ऑप्शन हेयर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि DRDO का यही काम है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का यही काम है। DRDO हो गया, इसरो हो गया, इन लोगों का क्या काम है, यही रिसर्च से रिलेटेड इनका काम है। ठीक है, ओके। सो हुमायूं टॉम सिचुएटेड इन दिल्ली इज बिल्ट बाय, जो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा है वो किसके द्वारा बनाया गया था? दिल्ली स्थित जो हुमायूं का मकबरा है वो किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है। गुलबदन बेगम, बीगा बेगम, हमीदा बेगम या महाम बेगम? यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? गुलबदन, बीगा, हमीदा या महान? सो राइट आंसर इज बीगा बेगम, बीगा बेगम इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चैलेंज है मेरे लिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको यहाँ पे एक जो सही स्टेटमेंट है आपको आइडेंटिफाई करना है। प्लीज आप इसको रीड कीजिए और आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ। यस, 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। ये जो pH रेंज है, इस रेंज में ही हमारी बॉडी जो है वो कार्य करती है, 7 to 7.08। ठीक है, तो इसको प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, सो वेयर वाज द कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन ईयर 2022? 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ वो कहाँ हुआ, आपको बताना है। गोल्ड कोस्ट, न्यू दिल्ली, ब्रिमिंघम या ग्लासगो? यस, कहाँ हुआ है बताइए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का राष्ट्रमंडल खेल? ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है किसी बुक में, प्लीज फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। ठीक है, सो राइट आंसर इज ब्रिमिंघम। ठीक है, ब्रिमिंघम इंग्लैंड। क्लियर है? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। Who among the following has been chosen as the male goalkeeper of the year by International Hockey Federation? किसको द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा पुरुष में गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 किसको चुना गया? पी आर श्रीजेश, मुमताज खान, पिरमिन ब्लॉक या आर्थुर
थिफरी। यस, बताइए इनमें से किसको जो है बेस्ट गोलकीपर चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा बेस्ट गोलकीपर जो है इनको चुना गया है। तो इनका जो नाम है वो है पीआर श्रीजेश। ठीक है, पीआर श्रीजेश इज द राइट आंसर। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है। ओके, सो द शहनाई इज अ रीड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये क्या है? युक्त वाद्य है, रीड इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में आपने स्टैटिक जीके के क्लास में देखा होगा, सुना होगा, और जो स्टैटिक जीके का थ्योरी का जो लेक्चर्स है उस लेक्चर में इसके बारे में बहुत डिटेल ढंग से आपको चीज़ों को समझाया गया है। सो द शहनाई इज अ रीड इंस्ट्रूमेंट विथ हाउ मेनी होल्स अलोंग द ट्यूब्स। ठीक है, मतलब कितने होल्स होते हैं उस ट्यूब में आपको बताना है। शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य है। इसमें नालिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? यस, सो क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, द राइट आंसर इज 7। ठीक है, 7 जो हैं छिद्र जो होते हैं वो नालिका के ऊपर होते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या पूछा जाता है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मेट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और जब इसकी स्थापना हुई थी तो बहुत सारे डेलीगेट्स जो हैं बॉम्बे में मिले थे, और वहाँ मिलने के बाद इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, आईएनसी के जो फाउंडर हैं उनको बेसिकली हम लोग एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था ये। अब आपको बताना है कि वो डेलीगेट्स के नंबर कितने थे, 34, 72, 108 या 156। भारतीय नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है बेसिकली वो सेफ्टी वॉल की तरह हुआ था। एक सेफ्टी वॉल की थ्योरी है। सेफ्टी वॉल क्या होता है? सेफ्टी वॉल क्या होता है कि आपकी गाड़ी में जब एयर भरता है तो उसमें लगाया जाता है, और वो आपको एक्सीडेंट से बचाता है। ये आप देखेंगे कि सेफ्टी वॉल वगैरह है आपके कुकर में भी इस्तेमाल होता है, जो आपके एक्सीडेंट से बचाता है। तो कहीं ना कहीं भारत में जो आक्रोश उभर रहा था उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत परेशान थी, और उसने कहा कि इस आक्रोश को चैनलाइज करके एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनवा देते हैं जहां पे लोग अपनी जो अंदर का भड़ास है वो निकाल पाएंगे, और हमारा जो रूल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में वो काफ़ी स्मूथली और अच्छे से चलेगा। इसी पर्पस के थ्रू उन्होंने क्या किया, एओ ह्यूम ने उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन करवा दिया। और लेकिन ये आगे चल के उनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हुआ, और आईएनसी के बहुत सारे मेंबर हैं, या इसके द्वारा भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इंस्पायर होके चीज़ों को जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे, और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि 1947 में हमें आज़ादी भी मिल गई। ठीक है, सो इसके समय जो डेलीगेट्स थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था तो वो था आपका 72। ठीक है, वो जो डेलीगेट्स था वो है 72। क्लियर है? ओके, so which of the following is the change in total utility? Change in total utility due to the consumption of one additional unit of a commodity. ठीक है, क्या कह रहा है कि जो टोटल कंजम्पशन है, ठीक है, अगर वन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन होता है तो उसका टोटल कमोडिटी में क्या अंतर होता है? ठीक है, टोटल जो यूटिलिटी होता है उसमें जो अंतर होता है वो क्यों? वन अगर एडिशनल आप कंज्यूम करते हैं कोई चीज़, तो जो टोटल यूटिलिटी है उसमें बेसिकली परिवर्तन आएगा। ठीक है, क्योंकि जो टोटल यूटिलिटी है उसमें इसको हम क्या करेंगे, एडिशनल या सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो है किस लिए होता है, इसको क्या कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। प्रोडक्ट यूटिलिटी, रेवेन्यू यूटिलिटी, डिमांड यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी? यस, हमने डिस्कस भी किया था इसको। इसका है सीमांत उपयोगिता, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। क्लियर है? ये समझ में आ रही है? ओके, so which among the following pairs of animal phylum of animal kingdom they belong is incorrect? निम्नलिखित में से पशु जगत का संघ का कौन सा युग्म जो है वो गलत है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से पशु जगत का जो संघ का कौन सा युग्म है जो गलत है, आपको बताना है। लिवर फ्लूक, साइकोन, प्रॉन्स या स्टारफिश? यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लिवर फ्लूक, साइकोन्स, प्रॉन्स या स्टारफिश? यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? What would be the correct answer? So correct answer of this question is
लिवर फ्लूक एंड निमाटोडा। ये जो पेयर है ये क्या है, ये गलत पेयर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन किंगडम इज इनकरेक्ट। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट हो गया, जो ऑप्शन ए है दैट इज एन इनकरेक्ट मैच। क्लियर है, ओके। सो कलिंगा इज एन एंशिएंट नेम ऑफ अ कोस्टल स्टेट। ठीक है, किस स्टेट को हम लोग कलिंगा के नाम से जानते हैं, और कलिंगा एक्सप्रेस वगैरह ट्रेन भी यहाँ चलती है, और हाल ही में यहाँ पे एक ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ है, आपको पता है। सो दैट इज कॉल्ड उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा को हम लोग कलिंग के नाम से जानते थे, कब, एंशिएंट नेम। इसका जो एंशिएंट नेम है वो क्या है, कलिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as। अर्थात क्या कह रहा है कि आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा उधर यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से पिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिससे जल संधि के नाम से जाना जाता है। यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी बताइए। यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान से दीजिएगा। कह रहा है कि सराउंड द नॉर्थ पोल एंड नैरो स्टेज एंड सैलो वाटर और नोन एज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इट इज कॉल्ड बेरिंग। ठीक है, इट्स कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट। क्लियर है, इट्स कॉल्ड बेरिंग। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च द ऐप जलदूत। ये जलदूत वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको ध्यान है कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी जलदूत वाले किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है आपको बताना है। ठीक है, ये जो मेजरमेंट है वेल का, वाटर का, उसका नापने के लिए जलदूत लाया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। बहुत आसान है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। प्लीज रिमेंबर, ध्यान रखिएगा। ओके, तो विच टीम वन द रणजी ट्रॉफी 2021 एंड 22। ठीक है, रणजी ट्रॉफी आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण एक मैच होता है, एक टूर्नामेंट होता है। आपको बताना है कि निम्न में से किस टीम ने इसको जीता है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी को किस टीम ने जीता है, जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी इन 2021 एंड 22। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यह सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लास में मल्टीपल टाइम्स में हमेशा बोलता रहता हूं कि जो भी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स है उसके प्रश्नों को खास करके कौन जीता है और कौन रनर अप है। देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ विनर कौन है, ठीक है, और रनर अप कौन है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टूर्नामेंट का। प्लस आपके जो वैसे गेम होते हैं जैसे कि ग्रैंड स्लैम होते हैं, ग्रैंड स्लैम आप लोग जानते हैं 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच एंड यूएस ओपन। ठीक है, तो चारों के जो फीमेल विनर है, फीमेल सिंगल विनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको भी याद कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए मैं यहां लिख देता हूं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, तो इसको प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इसको आप ध्यान नहीं दोगे तो आसान आसान क्वेश्चन जो है आपके रह जाएंगे और इससे आपके मार्क्स में काफी कटौती हो जाएगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या पूछा जा रहा है। सो हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल पॉपुलर चॉइस इन फिल्म फेयर अवार्ड 2022। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में निम्नलिखित में से किसे प्रमुख भूमिका पुरुष लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। विक्की कौशल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, धनुष या रणवीर सिंह। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। काफी आसान क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है बस। फिल्म फेयर अवार्ड 2022।
आप देख रहे हैं कितने आसान आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा आपका डायरेक्शन सही हो तो बहुत इजीली यू कैन आइडेंटिफाई कि किस तरह के जो प्रश्न है आपसे एग्जाम में पूछेगा। बस कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर वंस यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ टीसीएस कि कैसे प्रश्न वो बार बार पूछता है, क्या उसकी स्ट्रेटजी है और कैसे हमें वो फंसाना चाहता है। मैंने बहुत बार बताया आपको कि कुछ क्वेश्चन टीसीएस आपके एग्जाम में अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन क्या होगा, वेरी टफ, वेरी टफ। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को, यू हैव टू लीव, यू हैव टू लीव, ठीक है। उनको आप छोड़ दीजिए जो आपको लगे कि बहुत टफ क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ओनली 2% डू। सो केवल जो 2% लोग इसको कर पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को जो बहुत टफ है, तो उसको आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वैसे क्वेश्चन को सही करना है जो 98% बच्चे सही करेंगे। तो वैसे क्वेश्चन को अगर आपने गलत किया, जो अराउंड 90 to 95% बच्चे सही करते हैं, तो उसमें आपका सिलेक्शन का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से सुनो मेरी बात। जो क्वेश्चंस 90% बच्चे सही कर रहे हैं वो आपको भी सही करना है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिलेक्ट होंगे, है ना। जो 90% में सारे स्टूडेंट को मत काउंट कीजिएगा आप, क्योंकि वो तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है मैं उनकी बात करता हूँ। 90 to 95% जो क्वेश्चन को सही करते हैं उन क्वेश्चन को आपको भी सही करना है एट एनी कॉस्ट। उसके बाद कुछ जो टफ क्वेश्चन आएंगे मॉडरेट लेवल के, उस क्वेश्चन को आपको सही करना है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जैसे कि ये सब क्वेश्चन है, ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको सही करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी अपनाइएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है आपका रणवीर सिंह, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका रणवीर सिंह। और आज के लेक्चर के 25 क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आई होप कि आपकी समझ, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसको हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टीसीएस के। आई होप कि आपके एक टेस्ट सीरीज के रूप में ये क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।